नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह टीएफआर का दूसरा वीडियो है। टीएफआर के पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करके बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करके बताऊंगा। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन कैसे उनको सोचना था, कैसे उनको सोल्व करना था, वो कितने आसान प्रश्न थे, इस विषय में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं। अगर आप टीएफआर, एनबीएचएम, गेट्स, एसआई नेट या किसी भी हायर मैथमेटिक्स परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंग मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपके लिए अत्यधिक उपयोगी होगा इस विषय में। ठीक है। दूसरा, अ, अगर मैथ्स सीखना चाहते हैं एग्जाम्स के अलावा भी और एग्जाम्स के साथ भी, एग्जाम्स के, तो इन मैथमेटिक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले कोर्सेज हैं। दिसंबर 18 नेट एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए, आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए या फिर ओनली कोई एग्जाम नहीं देना हो, सिर्फ मैथ्स सीखने के लिए, कोई मैथमेटिक्स हो, अलजेब्रा, एनालिसिस, अप्लाइड या कुछ और, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में अवश्य। और एमबीएचएम का एग्जाम भी आने वाला है, उसका क्रैश कोर्स 24 से स्टार्ट होगा। इसके विषय में आपको सूचित कर दूं। और एक बात और, टीआईएफआर की बुक के विषय में मैंने जैसे आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि टीआईएफआर की बुक में जो भी मैंने बताया था, उसमें बर्नसाइड लेम्मा और बहुत सारी चीजें जो बताई थी, वह एग्जाम में बहुत सारी चीजें आ जाई थी, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो टीएफआर की बुक जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखकर खरीद सकते हैं। ठीक है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊं कि टीएफआर की बुक में क्या क्या उपयोगी है आगे। चलिए। पहला प्रश्न ये था। पहला प्रश्न माने इनके क्रम ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वहां यादृच्छिक आते हैं यह आपकी स्क्रीन पर, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये वन ही होगा जब वो टीएफआर का पीडीएफ देंगे। ये आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है एल, ओके। आरटी टू आरटी इज अ लीनियर मैप। आरटी मीन्स आप जानते हैं, पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर। और पूछा क्या है कि ये वाला मैप, दिस मैप, ओके, दिस मैप एफ गोज टू एफ प्लस क्या है, 3f+2f इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, ओके, सब्जेक्टिव। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये है फॉल्स है। इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखो, अगर मान लो कि कोई वेक्टर जीरो पे जाता है तो फिर ऐसा होना चाहिए, है ना, 2f-3f=2f' होना चाहिए माइनस का। तो फिर आप अगर नॉन जीरो होगा तो डिग्री कंपैरिजन करो। मान लो कोई नॉन जीरो वेक्टर क्या इसको सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉन जीरो होगा तो एफ डैश की डिग्री हमेशा छोटी होती है एफ से, तो इसलिए एफ को जीरो ही होना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स में, ओके। और अदरवाइज ऐसे फंक्शन हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल के अलावा। अब आपको क्या चाहिए, क्या कोई भी फंक्शन को ये लेगा, ये अचीव करेगा? हाँ। ये इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है, टीएफआर की बुक में उसका सॉल्यूशन लिखा था मैंने। तो इसी तरीके का था वो, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव करना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, ओके, यहाँ पे। तो पर्टिकुलर आप इसको एज अ ओडी देखिए। अगर आप ओडी की तरह देखेंगे तो ये क्या बनती है, इस तरीके की ओडी बनती है, 2d प्लस, मतलब जल्दी सोचने के लिए एग्जाम में, 3y = px। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, लेकिन हमें तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये, अब ये जो आपका पॉलिनोमियल ही आएगा, आपको पता है ये वाला, अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो ये पॉलिनोमियल ही आएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल इज सॉल्यूशन ऑफ ओडी, ये आप जानते ही होंगे, राइट। देखो इस तरीके से कनेक्ट करना सीखो। ये आपका सर्जेक्टिव भी आ जाएगा, ओके। फिर अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है अगला वाला क्वेश्चन कि एक्स एक सेट है, कौन सा, देखो एक्स क्या है, सेट है बी सी, और x² + bx + c r² का सेट है, ठीक है। हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स इन सी। तो आप इसको सोचना कैसे, इसको ऐसे सोचना है, पहले आप क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, ये सेट कैसा दिखेगा। तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो बी और सी की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले इसको आप ऐसे सोचिए, एक्स कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स कंप्लीमेंट होगा ऐसे बी सी जिनके लिए x² + bx + c है मल्टीपल रूट, है ना। मल्टीपल रूट माने डबल रूट, है डबल रूट इन आर बोल दीजिए, क्योंकि वो फिर आर ही में होगा, या सी ही बोल दीजिए। चलिए, डबल रूट इन आर होगा वो, रेदर सॉरी। सी, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डबल रूट है तो वो पॉलिनोमियल दिखती कैसी है, वो ऐसी दिखती है, राइट। इसको अगर आप ओपन करेंगे, 2α x माइनस सॉरी प्लस α², इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्म की होगी -2α, और c की वैल्यू होगी α², ठीक है।
तो इसका मतलब एक्स कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा इस तरीके का। -2 अल्फा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्फा आर के ऊपर वेरी करेगा, तो 2 अल्फा और -2 अल्फा की रेंज सेम होती है इसलिए, ठीक है। तो अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब ये एक पैराबोला हो गया, ठीक है। ये पैराबोला कैसा है, ऐसा देखो, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 है ये ना। तो इस तरीके से ये पैराबोला हो गया। इसका मतलब ये वाला सेट नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये क्या बनता है, डिस्कनेक्टेड बनता है, ठीक है। ये कनेक्टेड नहीं बल्कि डिस्कनेक्टेड है, इसलिए यह फॉल्स हो जाएगा। अगर कनेक्टेड बोला होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगला वाला क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सोच सकते थे, देखो बड़ा आसान है। अगला वाला ये मैंने करवाया हुआ था TFR 2024 में। अगर आप बुक में भी देखेंगे ना, इस तरीके की आइडेंटिटी मैंने यूज की थी, आपको सिखाया था वीडियो सॉल्यूशन में। TFR के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब चैनल में। सिर्फ 159 रुपीज की मेंबरशिप लीजिए और उन सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। उनमें आप ये सब कुछ सीख जाएंगे। अगर आपने TFR के मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे और बुक से सारा कुछ किया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते थे, कोई भी कठिन क्वेश्चंस नहीं था। हम आपको दिखाता हूँ, देखो इसको कैसे करना था। तो पूछा था कि एस कोई भी बाउंडेड सबसेट है, बाउंडेड, तो देयर एग्जिस्ट अ CS सच दैट। तो ऐसी चीज को देखते हुए मैंने आपको बताया ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है। देखो आपको भी पता चल जाएगा। ऐसा पूछा था कि फॉर ऑल एक्स वाई एंड एस। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, ये पूछो अपने आप से, देखो करते कैसे हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ये आपको कैसे पता चलेगा ये ट्रू है फॉल्स, कि ये ऐसी चीज आ कहां से सकती है भाई। कोई ऐसा है मैथमेटिक्स में हमने जो पढ़ा है जहां से हमें ऐसा मिल सकता है। तो ये आप पूछोगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। जैसे इसको ऐसे लिख लो तो आप समझ ही जाएंगे। तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम दिमाग में आएगी, और फिर ये सोचो कि अगर मीन वैल्यू थ्योरम है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई लिख लो, एक्स इक्वल टू वाई के लिए तो वो होल्ड होगा ही, है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम में ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है आपको, ठीक है। कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो आप क्या पाया आपने कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबिलिटी का यूज कैसे करें, इसकी बाउंडेडनेस का यूज कैसे करें, और ये इनइक्वालिटी क्या फोर्स कर रही है हमें यूज करने के लिए। ये कह रही है कि मीन वैल्यू थ्योरम लगाइए, ठीक है। सो मीन वैल्यू थ्योरम हमने लगाई तो हमें ये मिलेगा। लेकिन देखो एस अगर बाउंडेड होगा ना, अब हम एक्स वाई के लिए मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वल टू मिलेगा किसके, ये वाली चीज किसके इक्वल टू मिलेगा, एफ डैश जीटा, जीटा एक्स, राइट। और जीटा एक्स क्या है, कोई भी पॉइंट है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ये मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल बोला है, यानी कि डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है F(R2), एफ डैश R2 कंटिन्यूअस है, तो वो बाउंडेड सेट्स की इमेज बाउंडेड देगा। इसका मतलब जो ये चीज होगी ना, तो किसी भी बाउंडेड सेट के लिए एस क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन एस हमें मिल जाएगा एक बाउंड, ठीक है। सो इस तरीके से ये ट्रू हो जाएगा, ओके। तो फिर अगला वाला, अब आते हैं किसमें, ये क्वेश्चन दिया गया है देखो। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस सर्जेक्शन, कंटिन्यूअस सर्जेक्शन फ्रॉम Q to 0, 1, 2, ठीक है। ये हमसे पूछा गया, तो इसमें आपको क्या करना है, कंटिन्यू। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये टोटली डिस्कनेक्टेड है ना, इसके कनेक्टेड कंपोनेंट लो और उनको कोई 20 26 कनेक्टेड कंपोनेंट ले लो, ठीक है। और फिर मतलब बाकी को 0 पे भेज देना, और बाकी बचे हुए जो हैं उनको अलग अलग भेज देना, ठीक है। इस तरीके का मैप आपने बनाया भी होगा। जब आप ये दिखाते हैं क्यू इज डिस्कनेक्टेड है, तो एक पार्ट को भेज देते हैं 0 पे, एक पार्ट को भेज देते हैं 1 पे, राइट, इस तरीके से। तो ये ट्रू हो जाएगा। अब अगले वाले में आते हैं। जैसे ये पूछा है, देखो बर्नसाइड लेमा, मैं आपसे कह रहा था ना कि इसको आपने एग्जाम में देखा होगा तो आप बिल्कुल एकदम सोच रहे होंगे कि इसको नहीं करना है, लेकिन ये बड़ा ही आसान है। देखो अल्फा कोई भी सिग्मा 10 का एलिमेंट है, तो फिक्स अल्फा का मतलब नंबर ऑफ, सॉरी सिग्मा का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स इट फिक्स, मतलब जितने एलिमेंट को ये फिक्स करेगा वो आपको पहले से भी पता होगा। ये एवरेज पूछा था आपसे। देखो ये एवरेज बड़ा ही आसान है निकालना। कैसे है, कार्डिनेटी ऑफ फिक्स एल्फा, मैंने TFR की बुक में देखेंगे आप, चेस बोर्ड का एक क्वेश्चन था।
राइट, चेस बोर्ड का जो क्वेश्चन था 2021 में, या उससे पहले 3-4 क्वेश्चन में बर्नसाइड लेम्मा यूज करके बताया था। बर्नसाइड लेम्मा से काउंटिंग बहुत आसान होती है बहुत सारी चीजों की, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, वो चेस बोर्ड वाला था कि कितनी कलरिंग्स होंगी जो इक्विवेलेंट होंगी, तो उसको देखेंगे तो आप पाएंगे बर्नसाइड लेम्मा, वहां से सीखेंगे आप। ये डायरेक्ट बर्नसाइड लेम्मा आया है। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब जब क्या करेगा, एस्टन किस पे एक्ट करता है, इस पे एक्ट करता है, इस सेट पे, ठीक है। तो उसी के फिक्स पॉइंट की बात है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स देख रहे हैं तो, लेकिन S10 में तो जो S10 का एक्शन होता है, SN का, वो ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव एक्शन मींस एक ऑर्बिट। तो यही पूछा था आपसे, ठीक है, इसलिए ट्रू हो जाएगा ये। अब आते हैं 6 पे। 6, इसमें क्या है, देखो, इसमें है कि ये वाला बड़ा आसान क्वेश्चन है कि कोई भी PX ले लो आप। इसको सोचेंगे कैसे, देखो क्विकली। PX CX में कोई पॉलिनोमियल है और बोला है x के इक्वल नहीं है, राइट, जीरो नहीं है मतलब। तो PX इसको डिवाइड करेगी। तो इसको ऐसे सोचना चाहिए, सबसे पहले अपने मन से पूछो, डायरेक्ट एग्जांपल लेने की कोशिश मत करो। तुरंत पता चल जाएगा। कोई ऐसी चीज पूछो कि जिससे तुरंत पता चल जाए कि करेगी या नहीं करेगी। करेगी के लिए हमें क्या चाहिए, मात्र ये कि इसका हर कोई रूट क्या इसका रूट होगा, ठीक है। इसका जो भी रूट है वो इसका रूट होना चाहिए, यानी कि ये इसी की फैक्टर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, कोई रूट है, मान लीजिए पी अल्फा माइनस अल्फा जीरो होगा, यानी कि पी अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा फिर, है ना। तो फिर उसमें अल्फा पुट कीजिए, पी ऑफ पी अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू, लेकिन पी अल्फा इक्वल टू अल्फा है, राइट। फिर से पी अल्फा इक्वल टू अल्फा है, तो ये जीरो आ जाएगा बस। इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन है आपके ग्रुप थ्योरी से। ये क्या कहता है कि ए कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, और एच उसका ऑर्डर 2025 का या 2024 का, 2025 का, 2025 का, और एच उसका कोई भी सब ग्रुप है। तो ये होगा क्या, ए इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस ए एच, मतलब ये वाली सीक्वेंस स्प्लिट होगी या नहीं, ये पूछा है, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा जानते हैं तो आपको पता चल गया होगा किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो नहीं तो अदरवाइज देखो, आपको सोचना कैसा है इस तरीके का काउंटर एग्जांपल, ये भी मैंने अपने बुक में बोला था, सिखाया था। 2020 का एग्जाम है, उसका पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, या कोई उसके आसपास है मे बी, ठीक है। एक दो बार और लिखा हुआ है, कैसे सोचना है वो भी बताया। सेम सोच यहाँ पे काम कर रही है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन से भी है, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन से भी देख सकते हो मेंबरशिप लेके। सो सी, इसको कैसे करेंगे, इसमें आप ये सोचो कि अगर इस तरफ आप साइक्लिक ले लो, उस तरफ कोई ऑर्डर 9 वाला ग्रुप ले लो, इसका ऑर्डर 9 वाला सब ग्रुप लो एक। जैसे ही आप ऑर्डर 9 वाला साइक्लिक सब ग्रुप लेंगे ना, तो ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि साइक्लिक का कोसेंट भी साइक्लिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नौ, नौ ऑर्डर का, मतलब 9 हटा दो इसमें से। 9 हटाने से क्या हो जाएगा, 5² × 9, मतलब उसके ऐसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा उतने ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा, अगर 9 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो। लेकिन कोई भी 9 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, Z9 का एसोमॉर्फिक। देखो ये एसोमॉर्फिक नहीं है, राइट, ये गलत है, क्योंकि इनका, इनमें दो, इसमें 2025 का कोई एलिमेंट ही नहीं है ऑर्डर का, ठीक है। तो इसलिए ये फिर सही नहीं होगा, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरीके से अगला वाला देखें, अगर हम, क्या पूछा है हमसे, ये वाला है 8, कि ए कोई MN R पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ओके, मतलब नॉन नेगेटिव एंट्रीज हैं एक ही, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ईच रोसम, यानी कि रोसम का मतलब कॉलम वेरी करेगा, J गोज टू 1 to N Aij। अब नॉन नेगेटिव एंट्रीज हैं तो इसलिए ऐसा लिख देते हैं, हाँ, फॉर ऑल I 1 2, मतलब कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी नॉन नेगेटिव एंट्रीज हैं। तो पूछा है कि उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो गर्सगोरियन जो बाउंड होता है उससे देखें तो हम, क्या होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ना, सारे डायगोनल एलिमेंट, ये A11 A12, ये सारे भी क्या होंगे, पहले तो यूनिट सर्कल खींच लो आप, ये सारे भी यूनिट सर्कल के अंदर ही होंगे। अब हमें क्या चाहिए, कोई भी, हमें पता है ना गर्सगोरियन बाउंड क्या कहता है, कि इन डायगोनल एलिमेंट पे डिस्क लो, और फिर जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको ऐड करो, उस रेडियस की डिस्क खींचोगे तो उसी के अंदर होंगे सारी वो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल A11 में ले लेता हूँ, A11 भी यूनिट डिस्क के अंदर ही होगा, वो यहां से पता चल रहा है, ओके। सो अब बाकी के बचे एलिमेंट क्या है, A12 डॉट 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 A13, है ना। तो वैसे भी ये रियल है ना, तो मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स में क्यों जा रहा हूँ, मतलब
आई मीन टू से ये तो नॉन नेगेटिव रियल एंट्रीज है ना। सो A11 यहाँ पे है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो A11 यहाँ पे है, तो बाकी का जो सम होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा वो भी, या मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो उस रेडियस की डिस्क, ठीक है। अब ये ध्यान देना वो रेडियस बाहर नहीं जा सकती क्योंकि टोटल सम क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अगर आप यहाँ पे खींचते हैं इस तरीके से, तो उसके अंदर ही आएंगे सारी आइगन वैल्यू, और ऐसा सारे डायगोनल एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सारी आइगन वैल्यू अंदर आएंगी। ये मैंने आपको परसों ही सीएसआर नेट के मॉक टेस्ट में सब सिखाया था, राइट, जब एक क्वेश्चन करा रहा था मैं 2025 का कि कैसे उस बाउंड को अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस वही क्वेश्चन आया है देखो। ऐसे ही जो टीएफआर के या बुक में मैंने लिखा है या टीएफआर के कोर्स में बताया, सीएसआर नेट के कोर्स में बताया, वो एनबीएचएम में भी हेल्प करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। एनबीएचएम में हम सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, जो 24 तारीख से कोर्स हो रहा है। सो 9 9 के बारे में अब हम अगला वाला बात करते हैं। देखो क्या बोला है कि देर इज नो कंटिन्यूअस बाइजेक्शन फ्रॉम R to 0 1, ये पूछा है, ठीक है। देखो ये जो बाइजेक्शन होगी ना, अगर कोई भी बेसिस एलिमेंट है एफ अल्फा बीटा, तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, ठीक है। ऐसी होगी ना, क्योंकि मोनोटोन होगी है, तो इसका मतलब बेसिस एलिमेंट पे जा रहे हैं तो ओपन मैप होगा, तो इसका मतलब इसका कंटिन्यूअस भी क्या होगा, वो होगा, इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा, और सर्जेक्टिव भी होगा, क्योंकि बाइजेक्शन है तो कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट आनी चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आर तो नॉन कॉम्पैक्ट है, इसलिए ये सही है, देयर एग्जिस्ट नो बाइजेक्शन लिखा है। अगला वाला क्या बोलता है कि ए बी अगर क्या है, दो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हैं, मतलब लीनियर एंडोमॉर्फिज्म ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स में ट्रू होगा तो वैसे भी ट्रू होगा, चलो मैं उसी लैंग्वेज में लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूं अभी, ठीक है। मैट्रिक्स ओवर ऑन अ फाइनाइट टाइम ओवर आर लिख देते हैं, हाँ, ओवर एफ। तो ए बी भी डायगोनलाइजेबल होगा। इस तरीके के एग्जांपल जब आप करने हो तो एग्जांपल में बहुत टाइम वेस्ट ना करें एग्जांपल सोचने में कि बिल्कुल दौड़ जाएं एग्जांपल नहीं, पहले सोचें क्या करना चाहिए आपको, क्या चाहिए कि दो डायगोनलाइजेबल, तो डायगोनलाइजेबल के लिए ऐसे लेने की कोशिश कीजिए कि जिनकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो, राइट। लेकिन ए बी डायगोनलाइजेबल हो ऐसा बोला है, ए बी डायगोनलाइजेबल ना हो तो उसको नॉन जीरो निलपोटेंट बनाने की कोशिश कीजिए, तो कैसे बनाएंगे। सो ये लीजिए, ठीक है, ये मैंने दो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस ले ली, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है देखो, 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है और नीचे वाले तो 0, ये नॉन जीरो निलपोटेंट आ गई तो नॉन डायगोनलाइजेबल। इस तरीके से आप एग्जांपल जल्दी बना पाते हैं, ठीक है। जब आप मन में सोचते हैं आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल चाहिए और कैसे काउंटर एग्जाम्पल आएगा, एकदम ऐसे नहीं। चलो शुरू करते हैं, कोई भी रैंडम उठा लो ए डायगोनलाइजेबल, कोई भी रैंडम बी उठा लो, फिर बनता है या नहीं बनता है, नहीं वो देर लगाएगा आपको, जो कैलकुलेशन में 5-10 मिनट लगेंगे फिर आपको मिलेगा नहीं। पहले अपने मन में सोचो कि क्या मुझे बनाना है, ठीक है। जैसे ही आपको पता चलेगा क्या मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे 0 0 ट्रायंगल लाना था इसलिए मैंने ज्यादा जीरो लिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत काम आती हैं, मतलब केवल सॉल्यूशन क्या है उससे नहीं, काउंटर एग्जांपल कैसे सोचते हैं वो भी एक कला है। तो अब ये वाला तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो ऐसे दिया हुआ है कि पूछा है कि 2n डिवाइड्स, मतलब डिविजिबल बाई 7 फॉर ऑल n, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या सोचना चाहिए, इसको 6n सॉरी 6n, ठीक है। इसको देखते ही ना ये पावर्स वाला आपको मिलता कहां से, फर्मेट थ्योरम आपके दिमाग में आनी चाहिए। A⁶ कंग्रुएंट टू 1 मॉड n होता है, जब जब जीसीडी क्या होता है, 6 n भी करोगे तो मॉड 7 होता है, राइट। 1 मॉड 7 ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये सारे मॉड 1 7 है, लेकिन जब जब इसमें 7 के मल्टीपल आएंगे तो इसको मॉड 7 लो तो क्या आएगा, 1 + 1, वो उनमें जीरो आएगा। अब ये 1 कितने टाइम आया है, तो 7 के मल्टीपल हैं कितने, 7 के मल्टीपल गिनने के लिए इस एपी का यूज करो। 7 14, लास्ट टर्म क्या आएगा 2023। तो इसमें अगर आप देखें 2023 आ रहे हैं, टोटल टर्म्स कितने आ रहे हैं, आपको फॉर्मूला लगाना होगा L = A + n - 1 × 7। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 289 आएगा, और 2023 में से फिर आप देखो ये टोटल टर्म है 2025, इसमें से कितने 7 के मल्टीपल हैं 2020, मतलब जिनको 7 डिवाइड कर रहा है 2025 में से 289 घटा दीजिए तो 1736 आ रहा है। यानी कि ये 1736 टाइम्स आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और 1736 क्या होता है, डिविजिबल होता है 7 से। तो ये 0 mod 7 आ जाएगा, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो और ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, आपके मॉक टेस्ट में भी आया था कि A Gl5c का एलिमेंट है, ठीक है, और A² डायगोनलाइजेबल है, तो A डायगोनलाइजेबल होगा। ये तो मैंने 2 साल पहले दिया था, उसके बाद मैंने काफी बार दिया है, ठीक है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन मॉक में आते रहते हैं बच्चों, जो आपके टीएफआर में आते हैं, मतलब इसी लेवल का मैं मॉक बनाता हूँ। सो आप देखो ए स्क्वायर, अगर इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगी, सॉल्यूशन आसान है। मिनिमल पॉलिनॉमियल से देखो इसके पास कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होगा, इस तरीके की दिखेगी, यानी कि इस ये ए को एनिहिलेट करेगी, ए स्क्वायर को, अगर ये ए स्क्वायर को एनिहिलेट करेगी तो ये होगा, राइट, लैम्डा के लिख देते हैं। इसका मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा एक्स माइनस लैम्डा वन रूट, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो हैं, क्योंकि ए इन्वर्टिबल है इसलिए ये अलग अलग आएंगे, राइट, प्लस ऐसे करके इसको डिवाइड करेगी एम ए एक्स। इसके पास कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है, तो एम एक्स के पास कोई रिपीटेड रूट नहीं आएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी हेंस। ओके, तो इस तरीके से अभी सरल लग रहा है ना बच्चों, ऐसे एग्जाम में नहीं लग रहा था ना, बताओ तो। ये फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जी सर कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। और ये वाला पिजन होल प्रिंसिपल का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो 80 परम्यूटेशंस दिए गए हैं कि हर किसी सिग्मा आई की पावर क्या करोगे, क्यूब करोगे तो आई आएगा। इसका मतलब ऑर्डर 3 या 1 होगा। ऑर्डर 3 या 1 किनका होता है, ऑर्डर 3 या 1 उनका होता है जिनमें 3 या 1 आएंगे, जिन पार्टीशन में, राइट। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, 36 का मैक्सिमम 3 वाला पार्टीशन कितना हो सकता है, मतलब जिसमें मैक्सिमम 3 आए, तो 78 हो सकते हैं, राइट, 78 3 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक। तो इसका मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि सारे 1 1 1 को करस्पॉन्ड करे, क्योंकि आइडेंटिटी परम्यूटेशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे गिनो कि कितनी बार 3 आएगा, 77 बार 3 आएगा, या 76 बार 3 आएगा, और ये लास्ट में एक बार भी 3 नहीं आएगा, तो 79 परम्यूटेशन हो सकते हैं मैक्सिमम, ये जो अलग अलग टाइप के हों। तो क्वेश्चन क्या था कि किसी आई और जे के लिए सिग्मा आई और सिग्मा जे कंजुगेट होंगे। तो क्या कोई, अब ये तो 80 है, और अलग अलग टाइप कितने हैं हमारे पास, साइकिल टाइप, वो 79 है, मतलब 79 है। तो इसका मतलब कोई दो तो क्या होंगे, एक टाइप के होंगे ना, जिनकी साइकिल टाइप एक होगी, मतलब डिकम्पोजिशन में, तो वो कंजुगेट हो जाएंगे, ठीक है, आसान सा। अब आता है दूसरा 14, देखो कि एफ आर टू आर क्या है, सारे पीरियोडिक फंक्शंस का कलेक्शन है, मतलब यहाँ एफ है, एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स, फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये इसका सब स्पेस होगा, पूछा है, मतलब सारे फंक्शंस का। ये भी बड़ा आसान है, देखो अगर आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो, क्या मतलब इस तरीके का, यही चेक करते हैं ना, ये पीरियोडिक है या नहीं है, क्योंकि एफ पीरियोडिक है तो ये भी ऐसा आ जाएगा, बस सिंपल सा, इसका मतलब ये सब स्पेस होगा। अब क्या बचता है, अब इसका मतलब देखो 14 तो हमने कर दिया, अब जो बाकी के बचे 6 क्वेश्चन हैं पार्ट बी के, वो मेरे पास पूरे तो नहीं है, और जो उनको फिर हम डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ एक और है, एक और है। एक क्या कहते हैं कि जी अगर यूनियन ऑफ सीलो सब ग्रुप है, मतलब सारे सीलो सब ग्रुप्स का यूनियन है, तो जी का ऑर्डर पी की पावर आर होगा। बड़ा ही आसान एग्जांपल है, जी इक्वल टू S3 ले लो, इसके सारे सीलो सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये इस S3 क्या है, S3 है भाई ये आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 3, एंड आइडेंटिटी 1 2 3 और A3, सॉरी इनको अलग अलग लिखो, हाँ, मतलब इन सब ग्रुप्स का यूनियन है, मेरे कहने का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, और ये यूनियन कर दो चौथा। लेकिन ये S3 प्राइम पावर तो नहीं है ना, तो 15 हो गए, और कुछ रहा है मेट्रिक स्पेस CXR, ठीक है। अब जो बचा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। इसके अलावा मैं कुछ ये क्वेश्चंस बता दूं। सर अ, हाँ, सर एक छोटा सा डाउट था सर, अच्छा इसका रुको, जो एक आपने भी फर्स्ट कराया है। पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डाउट्स पे आता हूँ आपके, ठीक है, इस मतलब लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा। सो पार्ट ए, पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है, बताना है। तो मैंने आपको सिखाया था परसों ही, राइट, क्या सिखाया था कि इस तरीके की चीजें एकदम चुटकी से कैसे हल करनी है, लिमिट निकाल दें तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो आ गया, जीरो आ रही है लिमिट। लेकिन देखो एफ 1/n कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, F0 पे, क्योंकि 1/n जीरो पे जा रही है, वो आ रही है साइन एन, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखते साइन एन तो कन्वर्ज करती ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये
यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं करेगा। अब जो बाकी के बचे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे टीएफआर का एग्जाम आउट हो जाएगा, एनबीएचएम क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे या उससे पहले डिस्कस करेंगे। और मैं टीएफआर की जो ई बुक है उसमें भी उन सारे सॉल्यूशंस को जल्दी ही इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, मैं उनको लिख दूंगा और आप लोग टीएफआर की बुक भी खरीद सकते हैं, उसमें सारे सॉल्यूशन लिखे हुए भी देख सकते हैं और कुछ समय में वीडियोस भी आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने फिर बताया, लास्ट में ज्यादा ज्यादा बता देता हूँ कि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आने वाले एग्जाम्स के लिए टीएफआर की तैयारी अगर करनी है तुम्हें, तो टीएफआर की तैयारी में बहुत समय लगता है। अगर तुम एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना अच्छी मैथमेटिक्स सीखना, ठीक है, ताकि एमएससी के एंड तक आप अच्छे टीएफआर के योग्य हो सको। टीएफआर में ऐसा नहीं है कि जल्दी हो, केवल एग्जाम क्वालिफाई करने से टीएफआर के योग्य नहीं हो जाते, ध्यान रखना। इसके बाद और परीक्षाएं होती हैं, आपको उस लेवल की मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स में। और दूसरा मैंने आपको बताया, सीएसआई नेट गेट पीएचडी इंटरव्यू या कुछ भी मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक दिसंबर 18 के बाद हम वो शुरू कर देंगे और 24 के बाद एमबीएचएम क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपसे कहा। और इसके अतिरिक्त सारे एग्जाम छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है, केवल मैथ से सीखनी है। टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस, अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा या फिर रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तुम्हें मैथ्स अच्छी लगती है, डिस्कस करना अच्छा लगता है तो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। केवल एग्जाम्स की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात एंड में कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्स के लिए तो इंग मैथमेटिक्स है ही नहीं, एग्जाम्स तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्जाम हो ही जाते हैं। तुम एग्जाम्स के लिए आते हो वो अलग बात है, लेकिन सीखने आओ, आप पाओगे ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे। तो मैं देना भी चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम तो हो ही जाएंगे ना, जब तुम्हें चीजें आएंगी तो क्यों नहीं होंगे एग्जाम, जब तुम्हें सही से मैथमेटिक्स आएगी। लेकिन एक घाटा है, एक नुकसान है, जब आप एग्जाम ओरिएंटेड सीखोगे कभी भी, तो आप पाओगे कि गणित नहीं हुई लेकिन एग्जाम हो गए, फिर ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अलविदा, फिर मिलते हैं आपसे अगले चलचित्र में। तो अब तुम लोग